प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने इस कविता के 37 पद तक का अध्ययन कर लिया है। इससे आगे के पदों का अध्ययन आज करेंगे। तो आइए देखें स्क्रीन पर छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के पद। 37वें पद से पहले मैं आपको 37वें पद का जो है सारांश एक बार पुनः बता देता हूँ, जिससे भाव का जो है तारतम्य बना रहे। इसमें एक ब्रही प्रेमी अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। कवि प्रसाद इस पद में लिखते हैं कि ब्रही हृदय कहता है कि ये मान लिया जाए कि रूप की एक सीमा होती है। हर स्थिति, हर वस्तु एक सीमा में बंधी होती है। वैसे ही एक ब्रही हृदय कहता है कि हे प्रेयसी, तुम्हारे जो रूप की भी एक सीमा है, लेकिन वो चिर यौवन, ऐसा यौवन जो हमेशा बना रहे, सीमा में होते हुए भी जो रूप सौंदर्य है वो ऐसा मेरे हृदय में समा गया। और यहाँ हृदय को उन्होंने निस्सीम गगन कहा है। जैसे आसमान की कोई सीमा नहीं होती, वैसे मन की भी कोई सीमा नहीं होती। और एक प्रेमी के लिए एक प्रेयसी का जो रूप सौंदर्य है, वो रूप सौंदर्य भी सीमा से बाहर होता है। इसका यहाँ वर्णन कर रहे थे। अब इस 38वें पद का भाव देखते हैं। कवि प्रसाद लिखते हैं, लावण्य शैल राई सा जिस पर बारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। देखिए, प्रसंग वही चल रहा है। जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे एक ब्रही हृदय के लिए अपने प्रेमी पात्र का जो सौंदर्य है वो अतुलनीय होता है। उससे बढ़कर उससे जगत में कोई वस्तु सौंदर्यशाली दिखाई नहीं देती है। इसलिए यहाँ ब्रही हृदय कहता है कि हे प्रेयसी, लावण्य शैल राईसा। लावण्य कहते हैं सौंदर्य को, सुंदरता को। शैल कहते हैं पर्वत को। और राई सरसों के आकार का ही, सरसों का जो दाना होता है उसके आकार से छोटा और सरसों के जैसा ही एक तिलहन होता है जिसे राई कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो आप देखें, अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य को एक ब्रही प्रेमी हृदय कहता है कि हे प्रेयसी, तुम्हारे प्रथम परिचय या प्रथम मिलन के समय जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा तो तुम्हारा वो जो रूप सौंदर्य था मेरे मन में ऐसा समा गया, ऐसा बस गया कि उसके आगे इस प्रकृति जगत के सारे सौंदर्य फीके हैं। उसी का वर्णन करते हुए आगे ब्रही हृदय कहता है लावण्य शैल। अब देखिए, शैल कहते हैं पर्वत को, लावण्य कहते हैं सुंदरता को, सौंदर्य का। सौंदर्य का पर्वत भी कैसा लगता है तुम्हारे रूप सौंदर्य के सामने? राईसा, यानी बहुत छोटा होता है राई का दाना। अब आप देखिए, कहाँ तो रूप सौंदर्य का कोई पर्वत हो और एक तरफ प्रेयसी का सौंदर्य हो, तो रूप सौंदर्य का जो पर्वत भी प्रेयसी के सौंदर्य के सामने बहुत छोटा नजर आता है, राई जैसा लगता है। यहाँ इस तरह का वर्णन ब्रही हृदय ने किया है। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक प्रेमी के लिए अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य से बढ़कर और कुछ सुंदरता होती ही नहीं है। एक ब्रही हृदय को अपनी प्रेयसी सारे सौंदर्यों से बढ़कर नजर आती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे प्रेयसी, जब तुमको मैंने पहली बार देखा, तुम्हारा जो रूप सौंदर्य था, उस रूप सौंदर्य के सामने जो सौंदर्य का पर्वत है वो भी राई के समान, यानी तुच्छ, अर्थात बहुत ही छोटा, अर्थात हल्का सा दिखाई देता है। जिस पर बारी बलिहारी, जिस पर मैंने, बारी कहते हैं
न्योछावर करना। बलिहारी, उस रूप सौंदर्य पर मैंने अपनी जो समस्त बलिहारी थी वो न्योछावर कर दी, अर्थात मैं उस रूप सौंदर्य के सामने अपने आप को मैंने समर्पित कर दिया। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। अब देखिए, कमनीयता भी सौंदर्य को कहते हैं। कला की भी एक सुंदरता होती है। एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से जिस वस्तु को वो बनाता है उसको वैसा ही रूप दे देता है, उसको वैसा ही सौंदर्य प्रदान कर देता है। तो कला की भी एक सुंदरता होती है, उस कमनीयता। लेकिन यहाँ पर लिखा है उस कमनीयता कौन? जब प्रेयसी को पहली बार देखा और उसके रूप सौंदर्य को निहारा और वो रूप सौंदर्य आंखों में बस गया, हृदय में समा गया, मन में समा गया, उस कमनीयता कला की, जो ये कला का सौंदर्य होता है, उस रूप सौंदर्य के सामने कैसा लगा? सुषमा थी प्यारी प्यारी। सुषमा भी सुंदरता को कहते हैं। तो वो जो सौंदर्य है वो बड़ा ही प्यारा मुझे लगा। यानी कला की कमनीयता के सामने प्रेयसी के रूप सौंदर्य कैसा लगा? प्यारा लगा, अच्छा लगा, सुंदर लगा। ये कवि यहाँ पर वर्णन करता है। तो ये इसका भाव है। एक ब्रही हृदय अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करता है। तो पहले जब हम यहाँ विशेष का संधारण करेंगे या साहित्यिक सौंदर्य जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पहली पंक्ति में हम देखें, जैसा कि अभी हमने भाव में आपको बताया, अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया है कि सौंदर्य का पर्वत भी प्रेयसी के सौंदर्य के सामने राई जैसा यानी तुच्छ नगण्य दिखाई देता है। तो यहाँ रूपक भी है और अतिशयोक्ति भी है, इसलिए आप लिख सकते हैं लावण्य शैली में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी पंक्ति में आगे शब्द आया है सा, राई सा, यानी सौंदर्य का पर्वत प्रेयसी के सौंदर्य के सामने राई के समान। तो जहाँ सा सी से शब्द समानता सूचक आते हैं वहाँ पर अलंकार होता है उपमा, इसलिए इस पंक्ति में आप उपमा अलंकार भी लिख सकते हैं। और नीचे वाली पंक्ति है जहाँ प्यारी प्यारी शब्द आया है, इसमें यदि वर्ण की आवृत्ति देखें तो अनुप्रास अलंकार नजर आता है, लेकिन एक ही शब्द जो है प्यारी प्यारी, ये भाव को बढ़ा चढ़ाने के लिए कहा गया है, इसलिए इसी जगह पर वीप्सा अलंकार दिखाई देता है। कमनीयता कला की काका वर्ण की आवृत्ति है, आप इसमें अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। वारी बलिहारी में वा वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी आप इसमें अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। भाषा के स्तर की बात करें तो आपको लावण्य है, शैल है, बलिहारी है, कमनीयता है, सुषमा है, सारे के सारे तत्संप्रधान शब्दावली से युक्त हैं, इसलिए भाषा तत्संप्रधान शब्दावली से युक्त लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा 38वां पद। अब आप 39वां पद देखें। बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। आप देखिए क्या सुंदर वर्णन यह कवि ने किया है। एक प्रेमी हृदय के लिए उसकी जो प्रेयसी है वो क्या क्या नजर नहीं आती, उसका सौंदर्य में उसे क्या क्या विशेषताएं दिखाई नहीं देती। आप देखें, विदु कहते हैं चंद्रमा को। शब्दार्थ देख लें, बांधाता विदु को किसने, नीचे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, किसने भी प्रश्नवाचक शब्द है। इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो क्या लिखते हैं कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि ब्रही प्रेमी अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य को याद करके लिखता है कि चंद्रमा को इन काली जंजीरों से भला किसने बांधा है। अब यहां देखिए, छायावाद की एक विशेषता होती है लाक्षणिकता। यह सीधा साधा अर्थ नहीं लगता है, अर्थ लगाना पड़ता है। इसलिए छायावादी जो शैली है, लाक्षणिकता का प्रभाव इस पद में दिखाई देता है।
कवि वर्णन कर रहा है कि ब्रही हृदय कहता है कि चंद्रमा को भला इन काली जंजीरों से किसने बांधा है। अब यहां देखिए विधु क्या है। विधु है प्रेयसी का सुंदर चेहरा। विधु यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? प्रेयसी का चंद्रमा जैसा मुख। और उस प्रेयसी के चंद्रमा जैसे मुख पर उसके जो काले बाल हैं, जो चोटी हैं, जो वेणी है, जो बाल गुथे हुए हैं, उनको क्या कहा है यहां कवि ने? काली जंजीर। प्रेयसी का सुंदर चेहरा हो गया चंद्रमा, और उसके सिर के काले जो बाल हैं, जो चोटी हैं, वो हो गई काली जंजीरें। आप कवि की कल्पना देखें, कवि क्या लिखता है कि एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेयसी कैसी नजर आती है कि जैसे किसी ने चंद्रमा को काली जंजीरों से बांध दिया है। और मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अब देखिए, मणि एक रत्न होता है, ऐसा कहते हैं कि सर्प के मुख में होती है मणि। और जो फणी यानी फन, यानी अब फन मुख को कहते हैं सर्प के को, लेकिन फणियों का मुख आया है, अर्थात फणियों का यहाँ जो भाव होगा वो फणियों का भाव है सर्पों का मुख। कवि यहाँ वर्णन करता है कि इन सर्पों का, जो सर्प अपने मुख में मणि रखते हैं, भला इन मणियों वाले सर्पों के मुंह में हीरे किसने भर दिए, क्यों भरा हुआ हीरों से। अब आप देखिए, मणि वाले फणियों का मुख। अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेयसी का जो सुंदर मुखड़ा है वो चंद्रमा जैसा दिखाई देता है, उसके गुथे हुए काले बाल काली जंजीरों की तरह दिखाई देते हैं। अब बीच में जो मांग है, उस मांग में प्रेयसी ने अपनी मांग को सजा रखा था हीरों से। तो एक ब्रही के लिए वो सजी हुई जो मांग है, जो हीरों से भरी हुई मांग है, वो कैसी दिखाई देती है? जैसे कि जो सर्प हैं जिनके मुख में मणि होनी चाहिए, अर्थात सिर पर जो चोटी गुथी हुई है, चोटियों के बीच में जो मांग है, उस मांग में हीरों से प्रेयसी ने सजा रखा है। लेकिन यहाँ ब्रही प्रेमी हृदय को क्या लग रहा है कि जैसे सर्पों के मुख में मणि होनी चाहिए थी, क्योंकि सिर पर बाल हैं, काली चोटी है, और काली चोटी के बीच में मांग का निशान है, और उस मांग में हीरे सजे हुए हैं। तो जो काली चोटी है उनको तो सर्प कहा है, और जो मांग है उसको उस सर्पों का मुख कहा है जिसमें मणि होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ क्या है? हीरे हैं। इसलिए यहाँ ब्रही हृदय कहता है कि इन मणि वाले सर्पों के मुख को क्यों भरा हुआ हीरों से। हीरों से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि सर्प का मुख तो मणि से भरा हुआ होना चाहिए था। तो आप देखें, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, क्यों भरा हुआ है हीरों से, ऐसा क्यों। अब यहां ये तो इसका हो गया भाव। लाक्षणिक शैली में एक प्रेमी हृदय ने अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। अब यदि हम यहाँ पर विशेष का संधारण करें या साहित्यिक सौंदर्य का संधारण करें, तो हम देखते हैं यहाँ आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैंने कहा, एक तो लाक्षणिकता का प्रभाव है, दूसरा यहाँ पर कवि ने रूपक बांधा है और सारे के सारे ये प्राकृतिक उपादान लिए हैं, इसलिए आप इसमें रूपक अलंकार लिख सकते हैं। और रूपक भी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसका, जब भाषा की इस तरह बात करें तो भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान युक्त लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शब्द तत्सम प्रधान हैं। और लाक्षणिकता हो ही गई। यहाँ पर एक प्रतीकात्मक शैली और आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विधु है यानी चंद्रमा है, चंद्रमा सुंदर मुख का प्रतीक है, काली जो जंजीरें हैं वो सर्प की प्रतीक हैं,
और यहाँ पर जो सर्प का जो फणियों का मुख, यानी जो सर्प का मुख है, वो जो मांग, जो बीच में काले बालों के बीच में जो मांग निकली हुई है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इसमें आप प्रतीकात्मकता लिख सकते हैं। और हुआ हीरों या हावर्ण की आवृत्ति है, आप जो है अनुप्रास भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप साहित्यिक सौंदर्य विशेष का संधारण कर सकते हैं।